हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2017 फर्स्ट पेपर ऑफ मैथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन का पैटर्न इस तरह रहेगा कि क्वेश्चन के बाद हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत बार सॉल्यूशन देख के बस हमें ये हेल्प नहीं मिलती है कि हमें इसके लिए एक्स्ट्रा क्या पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले हम उसके रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि तुम चीज़ों को रिलेट कर पाओ कि कौन सा तुम्हारा वीक पॉइंट है। एंड उसे यहाँ पे मैं विद रेफरेंस यहाँ लिखते जा रहा हूँ कि थ्योरी का रेफरेंस क्या है, तो तुम उसे अपने नोट्स या जो भी बुक्स है वहाँ से पढ़ सकते हो दोबारा। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सेक्शन 1 हम कर रहे हैं, इसमें एमसीक्यूज थे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस थे। सो देखते हैं। सो इफ़ 2x माइनस वाई प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू हाइपरबोला, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पे ध्यान देना है, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, हाइपरबोला की टेंजेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ होने वाली है, तो मैंने कंसेप्ट यहाँ राइट में लिख रखा है, राइट साइड में। पहले उसको रेफर करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला गिवन है इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और उस पे अगर हमने स्लोप m की टेंजेंट अगर ड्रॉ की है तो इस तरह टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी इसको गिवन जो टेंजेंट है उससे कंपेयर कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड किया जा सकता है। तो कई बार हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये फॉर्म जो है वो याद नहीं रहे। तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि कोई भी लाइन अगर एक 2D की कर्व को अगर टच कर रही है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या होगा, रिपीटेड सॉल्यूशन होगा। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट क्या लिख रखा है मैंने, इफ लाइन टचेज हाइपरबोला पुट इक्वेशन ऑफ लाइन इन हाइपरबोला एंड मेक ए सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक, एंड उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दो। यानी कि या तो तुम y को इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दो या x को इन टर्म्स ऑफ y पुट कर दो एंड डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो, राइट। यही चीज़ अगर ऐसा क्वेश्चन हाइपरबोला की जगह एलिप्स होता, सर्किल होता, पैराबोला होता तो तुम कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट अगर फर्स्ट फॉर्म याद रहता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि उससे डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाता है। ओके, तो सपोज हम फर्स्ट वाले कंसेप्ट को यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, स्लोप हमने m मान लिया थोड़ी देर के लिए, और m की वैल्यू हमें गिवन है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर यही वाला ए स्क्वायर है जो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, एम स्क्वायर स्लोप पता है अभी पुट करेंगे, एंड बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इस लाइन को हमें जिससे कंपेयर करना है वो लाइन है पाई इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि m की वैल्यू 2 है, एंड अभी जो कांस्टेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 1 है। तो m को जैसे यहाँ पे 2 पुट किया तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 17/4 आ चुकी है। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें और समझें तो बेसिकली जो a स्क्वायर है ये श्योरली 4 से बड़ा है। तो ये समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर श्योरली 4 से बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कि कौन सी इक्वेशन है जो उसको सेटिस्फाई कर सकती है, कौन से ट्रिपलेट्स हैं जो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो जैसे सबसे पहले हम डी ऑप्शन पे जाते हैं। तो डी ऑप्शन में 2a 4 and 1 लिख रखा है, तो उसमें इससे ये रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझते हैं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, अगर हमें पाइथन ट्रिपलेट डायरेक्ट दिख जा रहा है हमें कि 2a का जो होल स्क्वायर है वो 4 स्क्वायर प्लस 1, ये सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा है क्योंकि 4a स्क्वायर जो है वो 17 है, 17 इज इक्वल टू 16 प्लस 1। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो इसलिए डी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर। अब बाकी सब ऐसे चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑप्शन ए अगर चेक किया तो कितना आएगा, या तो आएगा 16 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, राइट, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू 17। तो ना तो ये वाला चीज़ ट्रू है ना ये वाला चीज़ ट्रू है, क्योंकि ए स्क्वायर की जो वैल्यू 17/4 उसको सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ऑप्शन ए ट्रू नहीं है। तो दिस इज़ नॉट राइट एंगल, राइट एंगल के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। इसी तरह बी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या तो ए स्क्वायर इक्वल टू 20 रहे या फिर 16 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 रहे। अगेन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि राइट बड़ी साइड कौन सी है। मैं यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ एग्जैक्टली, जस्ट नॉर्मल पुट करके चेक कर रहा हूँ। तो ये दोनों भी सही नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन सी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो या तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 65 रहे, तो अगेन
रिजेक्ट हो रहा है, या फिर 64 इक्वल टू 4a² + 1 रहे तो ये भी रिजेक्ट हो रहा है। तो ये ABC जो है उनके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, उसके लिए रिजेक्ट हो रहे थे, इसलिए आंसर में इंक्लूड हो गया ABC। राइट, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अभी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसको पहले रीड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, इफ ए कॉर्ड विच इज नॉट अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y² = 16x हैज दिस इक्वेशन 2x + y = p एंड द मिड पॉइंट। ओके, जैसे मिड पॉइंट वाली बात आती है समझ में, हमें मिड पॉइंट से रिलेटेड जो भी कॉर्ड का फॉर्मूला है वो स्ट्राइक करना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p, h एंड k। तो किसी भी 2 डिग्री कॉनिक इक्वेशन के लिए जब मिड पॉइंट अगर गिवन हो कॉर्ड का, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड t = s1 आती है। अब यहाँ पे t क्या है, s1 क्या है, वो स्टैंडर्ड मीनिंग है। राइट, t बेसिकली टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन होता है जब हम कोई पॉइंट h, k पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी कॉनिक में, और S1 यानी कि उस पॉइंट को हमने कर्व के अंदर पुट करना है। तो तुम ये रिलेट कर सकते हो, इन जनरल सर्किल, पैराबोला, सब में सेम चीज़ होती है ये। तो यहाँ पे t वाला एक्सप्रेशन हमें लिखना होगा और S1 वाला एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो लिखते हैं। तो t का मतलब देखो क्या आएगा, तो y² = 16x है, और जो पॉइंट है वो क्या है, h, k है। तो ऐसा लिखना पड़ेगा हमें t के लिए, ky - 8 × x + h, ये t हो गया। राइट, इक्वल टू S1 मतलब उसके अंदर पुट करो उसको, तो k² - 16h। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ चुकी है जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, x के कोफिशिएंट एक साइड, y के कोफिशिएंट एक साइड एंड कांस्टेंट टर्म एक साइड। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसको हमें गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, y + 2x = p। अभी दोनों इक्वेशन सेम है तो इसके कोफिशिएंट्स का रेशो सेम आना चाहिए। तो k/1 = -4 = k² - 8h/p। तो यहाँ से k की वैल्यू -4 आ चुकी है, एंड इसको जब सेकंड रिलेशन के अंदर पुट करके सॉल्व करेंगे तो -4p = 16 - 8h। ओके, सो -4 से अगर डिवाइड कर दें तो p = -4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो p = -4 + 2h। राइट, तो ठीक है, अब ये रिलेशन हम चेक कर लेंगे कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर। तो ध्यान से देखो, तो k = -4 दो जगह है, तो b और d तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब a और c में चेक करना है, एंड k = -4 यहाँ पे है, एंड 2h - 4 देखते हैं फर्स्ट वाले में। तो 2h - 4 की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है फर्स्ट में, तो a नहीं होगा। एंड 2h - 4 यहाँ देखेंगे तो 6 - 4 2 है, तो p = 2 आ जाता है, तो सी आंसर करेक्ट है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जेई ने इसको बोनस दिया था ड्यू टू सम टाइपिंग इश्यूज, बट समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। सो लेट बॉक्स एक्स के रिलेटेड थोड़ी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बॉक्स एक्स का बिहेवियर कैसा रहता है। तो लेट बॉक्स एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन f(x) = x × cos πx प्लस बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी है पहले, कि जैसे यहाँ पे जो x है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और जो कॉस वाला फंक्शन है उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है कि वो क्या है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, बट x थ्रू आउट कंटिन्यूस है। तो एक कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा हर जगह। और जो कॉस के अंदर डिसकंटिन्यूटी लेके आ रहा होगा, पाई और एक्स की वजह से कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही होगी, किसकी वजह से आ रही होगी, बेसिकली बॉक्स एक्स की वजह से। तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, गिवन एक्सप्रेशन ओनली बॉक्स एक्स कैन ब्रिंग डिसकंटिन्यूटीज। राइट, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम हर समय समझ सकते हो, कि कभी किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक फैक्टर जो है वो RHL LHL एट पॉइंट 0 अगर 0 हो रहा है, तो बाकी वाला जो फैक्टर है उसकी अगर डिफरेंट वैल्यूज़ भी होंगी, जैसे यहाँ पे जो स्टार्ट वाला एक्स है वो अगर 0 को अप्रोच करता है, एंड सेकंड जो फैक्टर है उसकी अगर 3 डिफरेंट वैल्यूज आती है RHL LHL एंड एट पॉइंट A, 0 से मल्टीप्लाई होकर तीनों इक्वल हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जब फंक्शन सरप्राइजिंगली कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाए। तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो हम एक एक पॉइंट पे चेक कर सकते हैं।
समझते हैं। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि एफ ऑफ -1 प्लस एच क्या होगा। राइट हैंड साइड पे वैल्यू चेक करते हैं। तो एक पॉइंट हम चेक करेंगे, उसका तुम्हें फील आ जाएगी क्या होने वाला है। जैसे ये -1 प्लस एच है एंड यहाँ पे कॉस पाई एंड -1 प्लस एच। ओके, एंड नाउ बॉक्स ऑफ -1 प्लस एच अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बॉक्स ऑफ -1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता होनी चाहिए। तो वो वैल्यू आएगी -1, सो -1 प्लस एच एंड अगेन -1, so this is equal to -1 प्लस एच इंटू अलाइड एंगल फॉर्मूला लगाए जा सकते हैं cos पाई एच। और जैसे अगर हम एच टेंडिंग टू यहाँ पे 0 करते हैं तो एफ ऑफ -1 प्लस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाती है, -1 हो जाती है। एंड इसी तरह अगर हमने एफ ऑफ -1 माइनस एच की बात अगर करेंगे तो कितना चेंज आएगा उसको लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा -1 माइनस एच कॉस पाई एक्स की जगह -1 माइनस एच पुट किया एंड जो इसका बॉक्स होगा -1 माइनस एच का जो बॉक्स होगा, राइट, वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि अभी ये -3 पाई जो कि ऑड पाई है तो साइन चेंज होगा, तो जाएगा 1 प्लस एच इंटू कॉस पाई एच। ओके, तो अभी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ये समझो। तो कॉस पाई एच की वैल्यू तो 0 पे 1 को अप्रोच करेगी एंड 1 प्लस एच कितना हो जाएगा, +1 हो गया। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आर एच एल एंड एल एच एल एट x इक्वल टू -1 आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया समझ में। तो सिमिलरली अब हो क्या रहा होगा, क्योंकि अब किसी भी इंटीजर पे जो बॉक्स एक्स का बिहेवियर है वो डिफरेंट है। राइट हैंड और साइड हैंड की जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंट होंगी, राइट। मैं इस पर यहाँ पे ऐसे समझ सकता हूँ, मुझे बार बार इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। एक्स प्लस बॉक्स एक्स है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। एंड अगर मैं यहाँ पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, एंड इसका अगर मैं कॉस लगाता हूँ, राइट, ये 2 टाइम बॉक्स एक्स प्लस एक्स है। अब इसको अगर हमने कॉस लगाया तो कॉस इवन पाई प्लस इंटीजर बन रहा है, तो ये हमेशा कॉस पाई ऑफ इंटू फ्रैक्शन पार्ट एक्स ऐसे आ रहा है। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स जो होगा हमेशा इंटीजर के राइट और लेफ्ट में डिफरेंट बिहेव करेगा। एक बार ऑड वैल्यू देगा, एक बार इवन वैल्यू देगा। जो ऑड वैल्यू होगी 1 होगी, जो इवन वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इसकी वजह से हमेशा डिसकंटिन्यूटीज आती रहेंगी, ठीक है। तो अभी क्या किया जाए, तो जितने भी इंटीजर्स हैं, राइट, उन सब पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी मुझे देते जाएगा। तो सी और डी और इवन 0 पे कॉस पाई जो फ्रैक्शन पार्ट एक्स है, राइट, वो डिफरेंट वैल्यूज देगा। बट जो सेकंड पॉइंट जो मैंने येलो में लिख रखा है वो काफ़ी हैंडी हो जाता है ऑप्शन बी के लिए, क्योंकि जब हम एफ ऑफ 0 प्लस एच या फिर एफ ऑफ 0 माइनस एच या फिर जब एफ ऑफ 0 चेक कर रहे होंगे तो जो एक्स है वो 0 को लीड कर रहा होगा सब चीज़ों को, तो इवन 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ सी और डी और ए, इन पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आई होप क्लियर है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है समझते हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल टू 0 to 1। तो 0 to 1 उसका कोडोमेन है। एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट इन द इंटरवल, राइट। तब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अभी एफ एक्स तो हमें दिया नहीं है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, राइट। तो अभी हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं क्लियर करता हूँ। एक तो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये सब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो यूज़ होने वाली वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, एंड कुछ एक जगह हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ की हेल्प से भी फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आई क्या है, तो ये हम कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। IVT का स्टेटमेंट ऐसा होता है कि if f is continuous function on whose domain contain this interval a to b, then it takes on any given value between fa and fb at some point within interval, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई कोई फंक्शन अगर p से लेके q तक जा रहा है तो p से लेके q तक की हर एक वैल्यू को वो के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई x मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, जंप नहीं कर सकता डायरेक्टली।
अब इतना होने के बाद भी इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हमें फंक्शन की वैल्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो यू नीड टू एस्टिमेट वैल्यूज ऑफ फंक्शन ओवर एन इंटरवल। हो सकता है वहाँ पे हमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना पड़े, हो सकता है फंक्शन का नेचर चेक करना पड़े, मैनी थिंग्स। और इस पर इंटीग्रेशन वगैरह भी दिया हुआ है, तो हम हर एक ऑप्शन वाइज चेक करते जाएंगे कि कहाँ पे एक रूट आ सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन फर्स्ट से, ए से। तो हम एक फंक्शन फाइव एक्स कंसिडर करते हैं जो कि एक्स रेज टू 9 माइनस एफ एक्स है, और हमें जो सब कुछ ऑब्जर्व करना है वो 0 से 1 के बीच में ऑब्जर्व करना है। नहीं, 0 से 1 मतलब आउटकम, आउटकम जो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, ऐसा ऑब्जर्व करना है। तो अब इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं हम, तो हमने चलो यही पुट करके देख लिया। 5 0 में क्यों पुट कर रहा हूँ, ताकि एक्स रेज टू 9 ईजिली एलिमिनेट हो जाए, तो ये हट गया, और माइनस एफ ऑफ 0। तो अभी 5 0 माइनस एफ ऑफ 0 है, एंड मैं 5 1 चेक कर रहा हूँ। 5 1 क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स रेज टू 9 तब 1 हो जाएगा, एंड 1 और एफ ऑफ 1 पे हम कुछ कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रेंज जो दी है वो हमें 0 से 1 दी है, सॉरी कोडो में जो 0 से 1 दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे एफ ऑफ 0 जो है, एफ ऑफ 0 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो माइनस एफ ऑफ 0 है वो 0 से छोटा होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 5 लेस देन 0 है। पहली चीज़ आई समझ में। तो इसलिए मैंने एक्स को 0 1 पुट किया है, ताकि मैं यहाँ पे 0 और 1 क्रिएट करके एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 को उनसे कंपेयर कर सकूँ। सिमिलरली जो एफ ऑफ 1 होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा, एंड अगर मैं माइनस एफ ऑफ 1 करूँगा तो ये 0 से छोटा हुआ, ऑब्वियसली ये तो सब समझ में आ रहा है, ये -1 से बड़ा हुआ। और जैसे ही मैं 1 माइनस एफ ऑफ 1 करूँगा, ये हो जाएगा 1 से छोटा और ये हो जाएगा 0 से बड़ा, तो बेसिकली 0 से बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे आई वी टी हैंडी हो जाता है। कैसे कि भाई एक्स रेज टू 9 जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का यहाँ पे एडिशन है या डिफरेंस है, तो वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा, तो भी आई वी टी फॉलो करेगा। मतलब 5 0 जो है वो नेगेटिव है, 5 1 अगर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कोई कंटिन्यूस फंक्शन अगर वैल्यूज़ ले रहा है तो कभी ना कभी उसका एक बीच में रूट आएगा ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5x इक्वल टू 0 एज ए रूट इन इंटरवल 0 to 1। क्लियर? तो ये आया समझ में, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। ओके, अब बी ऑप्शन पे चेक करते हैं, बी में क्या हो रहा है। तो बी के लिए फिर से अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने फंक्शन जी एक्स लिया, जो कि एक्स माइनस 0 to π/2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी है। तो अगेन यहाँ पे वही सब करना है। एक तो हम यहाँ पे जी ऑफ π/2 चेक कर सकते हैं, एंड जी ऑफ 0 चेक कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए। तो लेट्स से जी ऑफ 0 चेक करना है, तो जी ऑफ 0 क्या होगा, जी ऑफ 0 इज़ 0 to π/2 एफ टी कॉस टी डी टी। अब ये समझो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई इसकी जो कोडोमेन है वो 0 से 1 दी है, और ये भी फिर 0 से π/2 में 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जी ऑफ 0 क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, जी ऑफ 0 इज़ नेगेटिव। कूल। अब यहाँ पे तुम नेक्स्ट जो चेक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 1 के ऊपर, राइट। हम जी ऑफ π/2 कर सकते हैं, लाइक जी ऑफ π/2 से π/2 वैल्यू आ जाएगी, बट उससे हम 0 से 1 में कमेंट नहीं कर पाएंगे। जी ऑफ π/2 बहुत आसान है, तो हम जी ऑफ 1 चेक करना पड़ेगा अभी। तो करते हैं जी ऑफ 1 में क्या होता है। तो जी ऑफ 1 इज़ 1 माइनस 0 to π/2 माइनस 1 एफ टी कॉस टी डी टी। तो हमारा सारा फोकस अभी इंटीग्रेशन पे आ जाना चाहिए। कैसे, मैं समझाता हूँ कि एफ टी कॉस टी जो है उसकी जो वैल्यू है वो इससे छोटी होगी हमेशा, एफ ऑफ 0 इंटू कॉस ऑफ 0 से, हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर ये है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 इंटू कॉस टी से छोटी होगी, एंड 1 इंटू कॉस टी जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से π/2 एफ टी कॉस टी डी टी, ये जो होगा वो हमेशा π/2 माइनस 1 से छोटा होगा। आ रहा है समझ में? अब इस पर अगर हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं कि माइनस ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस π/2, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जी ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस 1 माइनस π/2। क्लियर?
तो 2 माइनस पाई बाई 2 से जी ऑफ 1 बड़ा है, जो कि बेसिकली पॉजिटिव है। तो जी ऑफ 0 इंटू जो जी ऑफ 1 है उसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो उसके बीच में एक फिर रूट हमेशा रहेगा। तो ये जो चीज़ है इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से समझ के देखना। तो सी जो ऑप्शन है उस पर ध्यान से देखते हैं अभी क्या करना है। उसमें हम एक फंक्शन साई एक्स लेते हैं जो है ई रेस टू एक्स माइनस 0 टू एक्स एफ टी साइन टी डी टी। और एक्स अगर चलो 0 से 1 अगर जाता है, राइट, या फिर टी जो है वो 0 से 1 अगर जाता है, तो जो एफ टी साइन टी की जो वैल्यू है वो चलो 0 से बड़ी रहेगी और साइन 1 से छोटी रहेगी। उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें 0 टू एक्स एफ टी साइन टी डी टी, और एक्स हम 0 से 1 तक ही ले सकते हैं, लाइक मैक्सिमम एक्स को 1 तक अगर लेके जाए तो वैल्यू साइन 1 से बड़ी रहेगी और 0 से छोटी रहेगी। क्लियर। और ई रेस टू एक्स जो है इसी इंटरवल में वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा होगा, 1 से ई। तो 1 से ई में से हम एक ऐसी चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो 0 से साइन 1 जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं साफ साफ कि भाई 1 से ई इतना बड़ा है इंटरवल, राइट, कि 5x जो होगा हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। क्योंकि अगर इसको नेगेटिव, थोड़ा भी पार्ट नेगेटिव करना है ना, तो सेकंड वाले ब्रैकेट की वैल्यू एटलीस्ट कहीं ना कहीं 1 से बड़ी जानी चाहिए थी, है ना, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू, बट नहीं जा सकती। तो सी में नो रूट्स विल बी देयर। ओके, अब हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी क्या है, समझो ध्यान से, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एफ एक्स दिया है तो तुम समझ ही गए होंगे अभी क्या होना है। 0 टू एफ पाई बाई 2 एफ टी साइन टी डी टी, अगेन आलमोस्ट कुछ इसी टाइप का है। तो भाई ये जो इंटरवल है एफ एक्स का वो तो है 0 से 1, और ये जो आएगा वो आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0। ये एफ टी साइन टी जो फंक्शन है, अभी यहाँ पे भी देखा था हमने ऊपर कि वो 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो एक पॉजिटिव फंक्शन का 0 से पाई बाई 2 अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, इसलिए आंसर ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सी और डी में कोई रूट नहीं आने वाला। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी कुछ है समझने के लिए उसमें। क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है, बट इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उस पर अगर हम ध्यान से देखें तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्री। तो ये जो नॉट पूछा है ना, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया है। अगर नॉट नहीं पूछा गया होता, ये पूछा था कि किसके रियल एंट्रीज हैं, तो रियली में ये क्वेश्चन काफ़ी टफ होता। ठीक है, तो अभी समझते हैं कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन करने के लिए एक बहुत ईजी कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, मेरा राइट साइड में लिख रखा है, समझते हैं। इफ़ ए इज मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड देन फॉर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ जो ए बी सी डी में जो भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव है लेट्स से, तो फिर वो किसी एक रियल एंट्रीज वाली मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं होगा, ये ऑब्वियस है। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे दो कंक्लूजन लिख रखा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी नेगेटिव है तो ए मस्ट हैव सम नॉन रियल एंट्रीज, ये बात एकदम सही है, तो इससे क्वेश्चन हो जाता है। बट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उससे हमेशा ये श्योर नहीं होता कि उसके सारे एंट्रीज रियल होंगे, राइट, या फिर नॉन रियल एंट्रीज भी उसमें अलाउड है। समझो, यहाँ पे इफ़ ये था एंड देन ये है, तो ये आउटकम है। राइट, अगर स्क्वायर है कोई मैट्रिक्स का तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा, बट डिटर्मिनेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी रियल एंट्रीज वाली मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा। Cool. तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हम डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ पे समझ सकते हैं। लेट्स से कि किसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे नेगेटिव है, इतना हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव है जो कि 1 है, इसका डिटर्मिनेंट -1 है जो कि नेगेटिव है। तो ऑफकोर्स बी तो आंसर हो ही जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर नहीं हो सकता किसी मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी में। सिमिलरली इसका डिटर्मिनेंट भी -1 है जो कि नेगेटिव है, तो ये भी किसी रियल एंट्रीज वाली मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, एंड इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। ओके, तो चीज़ खत्म हो जाती है यहाँ पे, बट एक डिस्कशन हम ये कर सकते हैं कि क्या ए और सी जो मैट्रिक्स आ रही है वो किसी रियल एंट्रीज वाले
मैट्रिक्स के स्क्वायर से आ रही है कि नहीं। तो वहाँ उसके लिए हम एक नई चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो है कि स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स, तो वो थोड़ा बियॉन्ड जेई है। और उसके लिए जो हम एक इजी मेथड यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तुम अलग से इंटरनेट पर रेफ़र कर सकते हो समझने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है। बट क्वेश्चन हमारा हो गया अभी, क्योंकि हमें नॉट पूछा गया था। पूछते ना कौन सा हो सकता है तो प्रॉब्लम होती। और ये जो कंसेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ मैट्रिक्स वाला, इसको मैं एक अलग से वीडियो बना के कवर करूँगा एंड थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि डायगोनलाइजेशन से क्या हो रहा है एंड ऑल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है एंड तो इसमें ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया है, ए बी एक्स वाई सब रियल नंबर्स हैं, ए और बी का डिफरेंस भी गिवन है, वाई नॉन ज़ीरो है, और सब कुछ अच्छे से दे रखा है। एंड हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसमें बहुत सिंपल कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। वो कंसेप्ट ये है कि हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक थोड़ा रेशो में एक्सप्रेशन अगर दिया है, राइट, कभी स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन दे रखा है, तो उसके अंदर से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना आता है कि नहीं आता है, बस इतने पे बेस्ड है। आई एम का मतलब पता है, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सा इसमें ध्यान दे सकते हैं कि इस तरह इसको फास्ट किया जा सकता है समझना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस वन इक्वल्स टू वाई। इस सिचुएशन में इसको हम रैशनलाइजेशन वगैरह करके अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टफ होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। ए इंटू जेड प्लस वन प्लस बी माइनस ए। तो बेसिकली मैंने ए ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है जस्ट, और कुछ नहीं किया। ओके, एंड इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस बी माइनस ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं -1। ओके, इज इक्वल टू वाई। तो ए तो ये रियल है तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि उससे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं मिलेगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू वाई। एंड अभी हम इसको चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या चाहे तो हम ऊपर नीचे कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कर दिया तो नीचे कितना आ जाएगा, जेड प्लस वन का स्क्वायर, एंड हमें इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है इक्वल टू वाई। तो देखो क्या मिलता है अभी ऊपर। तो ऊपर जो इमेजिनरी पार्ट आने वाला है अभी क्या आएगा, तो बेसिकली अब पुट कर दो तुम सब कुछ, तो आ जाएगा -1 -x प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो अगेन जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है वो हमें चाहिए, y अपॉन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई। एंड सिंस गिवन है ये कि y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो हम इसको कट कर सकते हैं, अपन आ जाएगा। तो x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर x प्लस वन का स्क्वायर इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें जब ऑप्शन इस तरह दिए हैं जो ऑलमोस्ट एक दूसरे से सिमिलर है, तो ऑप्शन टिक करते वक्त थोड़ा सावधानी से टिक करो बस, ताकि गलत वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लो। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। क्या क्या आना चाहिए मैंने राइट साइड में एक्सप्लेन कर दिया है। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा हमें प्रोबेबिलिटी का ध्यान होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ पहले। Let x and y be two events such that probability of x is 1/3. Probability of x given by is half. Probability of y given x is 2/5. तो लास्ट के जो दो दिए हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन में पूछे गए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट हमें आना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसको यूजिंग सेट्स कैसे समझना है। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट येलो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर दो सेट्स एक्स एंड वाई लिए हैं, एंड यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश की कि एक्स बाई बार क्या है, एक्स वाई क्या है ना, एक्स बार बाई क्या है। एंड दो फॉर्मूले भी लिख दिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई का मतलब क्या होगा, कि एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड बाई होल वाई। एंड इसी तरह एक्स बार अपॉन वाई का मतलब क्या होगा वो भी क्लियर है। तो जस्ट हमें ये अप्लाई करना है, तो समझते हैं। ओके,
तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है, बस अब करो अप्लाई, कि पी ऑफ एक्स बाई वाई इज़ हाफ, तो बेसिकली पी ऑफ एक्स वाई ऑन पी वाई, ये गिवन है, ठीक है। सिमिलरली पी ऑफ वाई बाई एक्स गिवन है, तो 2/5 इज पी ऑफ एक्स वाई अपॉन पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स भी अलग से गिवन है, ये दे रखा है यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो 2/5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। कूल, तो पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें मिल गया, दैट इज 2/15। ओके, कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी इज रॉन्ग गया। ओके, अब इसको हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, तो पी ऑफ वाई निकालने की कोशिश करते हैं, तो पी ऑफ वाई इज 2 टाइम पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो दिस विल बी 4/15। फाइन, ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी ऑफ एक्स बार अपॉन वाई। तो पी ऑफ एक्स बार अपॉन वाई जो है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये चीज़ कि पी ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस पी ऑफ एक्स बार अपॉन वाई जो होगा वो हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि वाई एक इवेंट हो गया है, उसके बाद किसी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। चाहे तो इसको हम सेट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको अगर यूज़ करें तो ये जो वैल्यू वो हाफ गिवन है, ये हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू 1 है, तो जो फाइंड करनी है वो हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ ट्रू। एंड लास्ट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में यूनियन पूछा गया है। तो पी ऑफ एक्स यूनियन वाई काफ़ी आसान है, अब ये लिख सकते हैं हम, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। पी एक्स गिवन है 1/3, पी वाई है 4/15 एंड दैट इंटरसेक्शन इज 2/15। ऐड करेंगे तो बेसिकली 1/3 प्लस 2/15 एंड ये कितना आ रहा है, 5/15 प्लस 2/15 इज 7/15। तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। ओके, तो सेक्शन 1 हमने ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद हम सेक्शन 2 पे बढ़ेंगे, जहाँ पे हमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब तक इन सबको तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।